अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे वृंद के काव्य सौंदर्य की। आपको बता देता हूं कि कविवर वृंद जी का वास्तविक नाम वृंदावन दास था और वे रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि गिने जाते हैं। उनकी 11 रचनाएं हैं जिनमें वृंद शतसई अति प्रसिद्ध है। उनकी यह शतसई नीति साहित्य का श्रृंगार मानी जाती है। इस प्रकार की हमने चर्चा की थी। यानी हमने वृंद का जो काव्य सौंदर्य है उसमें हमने जो लिखा था, पहले जो बिंदु लिया था वो था वृंद की भावाभिव्यक्ति। इसके बारे में हमने गत कालांश में खूब चर्चा की है। इसमें क्या किया है, हमने खूब चर्चा की है कि उनकी भावाभिव्यक्ति कैसी थी। यानी उन्होंने अपने भावों को विविध विषयों में नीतिपरक दृष्टिकोण की छाया को सर्वत्र अनुभव की। यदि उन्होंने कोई श्रृंगार का दोहा भी रचा है तो उसमें भी उन्होंने नीति की बात कहे बिना वे नहीं रह पाए, है ना। जैसे उन्होंने लिखा भी था ना, जहाँ सजन तहाँ प्रीति है, प्रीति जहाँ सुख ठोर, जहाँ पुष्प तहाँ बास है, जहाँ बांस तह भोर। ऐसा ही है ना उन्होंने। यानी उन्होंने इस दोहे में श्रृंगार रस की परिधि में जब रखते हैं तो उसमें वह प्रेमी सज्जन के स्थान पर वृंद जी सत्याचरण करने वाला मानव ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वही प्यार में धोखा नहीं दे पाता है। इसके पुष्ट प्रमाण स्वरूप कवि जिस फूल में शोर बरतार सच्ची सुगंध होती है पर मात्र ऊपरी तड़क भड़क नहीं होती है, उसी पर भोरा अपना निवास बनाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने जहाँ सजनता प्रीत है, जहाँ सजन लोग है वहीं प्रीति है, वहीं स्नेह, और जहाँ प्रीति है वहाँ सुख ठोर, और वहीं पर सुख प्राप्ति होती है। कि जहाँ पुष्पता वास है, यानी जहाँ पर पुष्प है, फूल है और उसमें सुगंध है, तो वहीं पर भंवरा रहता है। इस प्रकार उन्होंने उदाहरण देकर के इस प्रकार की चीजें भी इसमें समझाई। यानी कवि वृंद ने भक्ति विषयक दोहों में भक्त कवियों की परंपरा, अपने को ईश्वर के समीप दीन निवेदन करना एवं संसार में उद्धार की कामना करना, या फिर बिहारी की भांति परमात्मा को एक खरी खोटी सुनाकर संसार की हवा लगने वाला बताना आदि जैसा नहीं किया। उन्होंने तो भक्ति विषयक दोहों में भी अपनी नीति प्रता की झलक सुरक्षित रखी है कि नहीं। उन्होंने कहा था ना, चिदानंद घट में बसत बूझत कहाँ निवास, जो मृग मद मद ना बीसे ढूंढत फिरत सुबास। ये इस प्रकार की चीजें हैं, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगला जो हमने बिंदु लिया था वो था कवि वृंद के नीति सम्मत दोहों की विशिष्टता। कविवर वृंद के नीति सम्मत जो दोहे हैं उनकी विशिष्टता क्या है, उनके बारे में भी हमने गत कालांश में चर्चा की थी कि वृंद जी ने नीतिपरक दोहे कुछ को अपनी ही विशेषता लिए हुए हैं। उन्होंने नीतिपरक दोहों की विशेष रूप से रचना की, यानी उन्होंने कैसा भी दोहा रचा है वो, परंतु उसमें उन्होंने प्रमाण के साथ नीति की बात कही है। उन्होंने यदि एक नीति की बात कही है तो उसके प्रमाण स्वरूप सांसारिक या साहित्यिक, ऐतिहासिक या पौराणिक कोई न कोई उदाहरण अवश्य दिया है। उसने उस नीति को, बात को जनसाधारण अपने जीवन में चरितार्थ करने को सदा लालायित रहता प्रतीत होता है। तभी तो इन्होंने नीति के दोहे जनसाधारण के कंठहार बने हुए हैं। लिखा था ना उन्होंने कि मधुर वचन ते जात मिठ, उत्मत्ता अभिमान तनिक शील जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। यानी इस दोहे में मोटे वचनों का क्या है, अद्भुत प्रभाव होता है। इस नीतिपरक वचन को शीतल जल के छींटों से दूध के उफान को काबू में करने का एक साधारण प्रमाण दिया है, जिसे सभी मानव अपने जीवन के नित्य अनुभव करते रहते हैं। तब क्यों नहीं, क्योंकि प्रत्येक मधुर वचन सच बोलने को प्रेरित होता है। यही वृंद जी के दोहे क्या महत्व है। यानी उन्होंने इसी प्रकार कहा है कि अगर क्रोध आता है तो उसे ठंडे यानी मीठे वचनों का उस पर छिड़काव कीजिए। जैसे दूध उफनता है ना, तो उस पर शीतल जल डाला जाता है, थोड़ा सा छांटा लगाया जाता है तो वह उफान रुक जाता है। उसी प्रकार उन्होंने ये कहा। उसी प्रकार तो उन्होंने कहा है कि दीबो अवसर को भलो, जासो सुधरे काम, खेती सूखे बरसीबो, घन को कोने काम। मतलब उन्होंने कहा कि जिस अवसर पर अगर व्यक्ति को विशेषता है, विशेष रूप से जरूरत है, तो उस वक्त उसे अगर कुछ दिया जाता है तो वो भला है।
वही वास्तव में देने योग्य है। क्यों? जा सो सुधरे काम, क्योंकि उससे उसका कार्य सुधर जाता है। लिखा जैसे खेती सूखे वृक्ष, अगर खेती सूख जाती है उसके बाद में अगर बरसात होती है तो घन विवाह, तो उसमें घन को कोने काम। तो फिर ऐसे बादलों का क्या काम है जो बरसात करते हैं, यानी फसल सूखने के बाद बरसात करते हैं, तो ऐसे बादल भी किस काम के। तो इसी प्रकार किसी की सहायता करते हैं तो उसको समय पर, अवसर पर उसकी सहायता नहीं करते हैं तो वह सहायता भी किस काम की। यानी इसमें क्या बताया कवि ने कि यथावसर दान की महत्वशाली है। इस नीति वचन से मानवों को वक्त जरूरत का पर सहयोग करने की प्रेरणा दी। इस दोहे को ध्यान में रखने वाला मानव जरूरतमंदों को ही आवश्यकता अनुसार अथवा उपयोगिता देखकर ही दान देगा और स्वयं को कृत्य कृत्य समझेगा। तो इस प्रकार काव्य सौंदर्य की परख में भी हमने देखा था कि प्राय किसी कवि के काव्य सौंदर्य की परख कला पक्ष एवं भाव पक्ष दो रूपों में की जाती है। अनूठी कल्पना करना कवि के भाव पक्ष का कार्य, और उन कल्पनाओं में सुंदर चटकीले रंग भरना कला पक्ष का कार्य होता है। यानी प्रत्येक कवि अपनी भावना को साकार करने के लिए भाषा, अलंकार, छंद योजना, शब्द शक्ति आदि का सहारा लेता है। तो इस प्रकार ये चीजें थी। अब हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है कला पक्ष। क्या है? कला पक्ष। तो कला पक्ष में देखिएगा आप कि कवि वृंद के इस पक्ष की दृष्टि से उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यानी वृंद जी की भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें उन्होंने बिगड़े ब्रज के शब्द रूपों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें उन्होंने बिगड़े ब्रज के शब्द रूपों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा सशक्त एवं भावानुगामिनी है। इनकी जो भाषा है वो कैसी है? सशक्त है और भावानुगामिनी। इन्होंने प्राय दोहा छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने प्राय किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है, जिसमें एक चरण में नीति की बात कही है तो दूसरे चरण में उसकी पुष्टि में कोई दृष्टांत या उदाहरण देकर उसे प्रमाणित किया है। ऐसा हमने पहले भी अध्ययन कर लिया था इस चीज के बारे में। यानी अपने नीति वचनों को उपादेय, अपने नीति वचनों को उपादेय और प्रभावी बनाने हेतु कवि ने कहीं कहीं पर उपमा, सलेश, दृष्टांत आदि अलंकारों का भी स्वाभाविक निबंधन किया है या प्रयोग किया है। उनके प्रयुक्त अलंकार एक नियमित भर्ती के रूप में नहीं आए, अपितु स्वाभाविक रूप से अनायास ही सर्जित हुए से लगते हैं। तभी तो ये उनको, उनके नीति वचनों को प्रभावपूर्ण कर पाए। जैसे उन्होंने कहा ना, जैसो बंधन प्रेम को तेसो बंधन और काटे भेदे कमल को छेदन निकरे बोर। यानी इन प्रकार उनके नीति वचनों को क्या किया है कि यानी इस दोहे में प्रेम बंध सर्वोपरि है, इसे तोड़ा जाना असंभव है। इस नीति वचन को प्रभावी बनाने हेतु कवि ने सबंग श्लेष की स्वाभाविक सृष्टि की है। बंधन बंद न एक ही शब्द के दो खंड करके नीति वचन प्रभावी बन पाया। एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए आप। जैसे श्रवण करी त्यों कीजिए माता पिता की सेव, कांधे कावरी ले फिरो पूजे जैसे देव। यानी इस दोहे में क्या बताया कि मानव को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। किसकी तरह? श्रवण की तरह। इस नीति वचन को उपमा अलंकार से विभूषित कर कवि ने सार्थकता प्रदान की कि जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा देवता रूप में की और इन्हें अपने कंधे पर कावड़ में बिठाकर सभी तीर्थ यात्रा करवाई। देखिएगा कैसी सशक्त उपमा है, उपमा विधि है तो किस प्रकार की दी है। अब देखिए भाव पक्ष। आज का क्या है? भाव पक्ष। भाव पक्ष में देखिएगा
कि कवि अनूठी कल्पनाओं को स्थान देता है। यानी भाव पक्ष में क्या होता है, कवि है वो अनूठी कल्पनाओं को स्थान देता है। कवि श्री वृंद जी ने भी इस दिशा में अद्भुत कल्पनाएं सर्जित की है। वे कोरी कल्पनाएं ही नहीं है, संसार में जीती जागती सदैव प्रयोग में आने वाली है, किंतु उन्हें किस सौंदर्य का परिधान पहनाया है कि जिससे भाव पक्ष सजीव हो उठा है। उन्होंने लिखा है ना, करिए सुख को होत दुख, यह कहू कौन शयान, वा सोने को जारिए जा सो टूटत कान। यानी इस दोहे में कवि वृंद जी ने अनूठी कल्पना की है। वे कहते हैं कि सोने को एकत्रित कर गहने आदि बनवाना सुख के लिए किया जाता है, किंतु किसी चतुर ने कहा है कि वह दुख के लिए ही होता है, क्योंकि स्वर्ण के लालच में राम को भी प्यारी सीता गंवानी पड़ी थी तथा साधारण जनों को लूट खसोट का शिकार होना पड़ा था। अतः जिस सोने से हानि उठानी पड़े उसे क्यों कर इकट्ठा किया जाए। तो इस प्रकार की कल्पना कविवर वृंद ही कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था ना, करिए सुख को हो तो दुख, कि करते तो सुख के लिए हैं परंतु होता दुखी है। ये को तो कौन क्षण, ये कोई सैन्य व्यक्ति विद्वान व्यक्ति बता सकता है कि वह सोने को जा रही, कि ऐसे सोने को दूर ही रखिए, किस काम का है, जिसको पहनने से कान टूटते हो। तो कवि वृंद ने अवसर को पहचानने तथा तदनुसार आचरण करने पर भी बल दिया। उन्होंने क्या लिखा कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुआत। यानी इस दोहे में कवि ने श्रृंगार रस पर सशक्त, ये चाहे रसराज क्यों न कहलावे, किंतु बेमौके के तो जैसे युद्ध वर्णन के प्रसंग में कोई कवि श्रृंगार रस का वर्णन करे तो अच्छा नहीं लगता, उसी बाती बिना मौके पर कही गई बात प्रभावोत्पादक नहीं रहती। यानी ये सीधे सीधे भावपक्ष में रूप में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कवि ने कि अवसर के अनुसार ही, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है, वो रसराज कहलाता है, रसों का राजा होता है, परंतु अगर उसका प्रयोग अवसर पर किया जाए तभी वो अच्छा है, वरना अगर अवसर पर नहीं किया जाए तो भी अच्छा नहीं। जैसे मान लो युद्ध वर्णन है, युद्ध का वर्णन कर रहे हो और वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग करें तो वो अच्छा कैसे लगेगा, नहीं लगेगा ना, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि युद्ध में तो विभत्स रस या फिर वीर रस की ही व्याख्या होती है। तो इस प्रकार उन्होंने साफ साफ इस चीज़ों को बताया। तो इस प्रकार ये बहुत ही प्रभाव उत्पन्न करने वाले कवि थे और उन्होंने विशेष तौर से इस प्रकार की चीजें भी लिखी। यानी इस विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि कवि श्री वृंद के काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष उचित रूप में समाविष्ट हुआ है। क्या हुआ है, गुप्त विवेचन से क्या प्रमाणित हो जाता है कि कवि श्री वृंद के काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष उचित रूप में समावेशित हुआ है। इसे कवि के मंतव्य को बढ़ाने वाला ही पाया जाता है। यानी वास्तव में कवि श्री वृंद एक नीतिकार के रूप में ही हमारे समक्ष अद्भुत हुए हैं और अपने इसी स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु उन्होंने अपने काव्य में दोनों पक्षों को यत्र तत्र प्रत्यक्ष रूप में प्रयुक्त किया। यानी उन्होंने विशेष तौर से अपना चाहे कला पक्ष हो चाहे अपना भाव पक्ष हो, उन सब का उन्होंने विधिवत प्रयोग किया। तो इस प्रकार अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, जैसे मान लीजिए कविवर वृंद के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। या प्रश्न यह आ जाए कि वृंद कवि की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो इसमें कुल मिला के आपको वृंद का काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा। और काव्य सौंदर्य में क्या चीजें आती है, कला पक्ष और भाव पक्ष भी आता है। इनके आपको सशक्त इस रूप में याद रखना और इसी रूप में उनको वर्णित भी करना। यह चीज विशेष तौर से ध्यान रखना कि इन्होंने ज्यादातर अपने दोहे जो हैं वो पूरे के पूरे नीति परक लिखे हैं, नीति वाले लिखे हैं। वो एक नीति की बात कहते हैं
पहली लाइन में, तो दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में वो उसके लिए सटीक कोई उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आज के कालांश में सिर्फ इतना ही। अगले कालांश में हम फिर किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।